अब देखो यार, अगर तुम लोग शेल्टन बेंजामिन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर शेल्टन बेंजामिन एईडब्ल्यू पर इन रिंग डेब्यू करेंगे। एईडब्ल्यू में मैट हार्डी के ब्रोकन कैरेक्टर के बैड बुकिंग को लेकर मैट हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है कि इसलिए के एईडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट सामने आ चुकी है। तो वहीं टोक्यो डोम में एमजेएफ के पॉसिबल मैच को लेकर एनजेपीडब्ल्यू से एक बार फिर से बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो की। गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के इस हफ्ते फॉलआउट डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने दो बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें पहला मैच एईडब्ल्यू के अंदर हार्ट सिंडिकेट के मेंबर शेल्टन बेंजामिन का इन रिंग डेब्यू मैच होगा। और जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के पोस्ट शो के ऊपर हमें यहां पर शेल्टन बेंजामिन और लियो रस का फेस ऑफ सेगमेंट देखने को मिला था। और अब यहां पर टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर बेंजामिन और लियो रस आमने सामने देखने को मिलेंगे। और फाइनली यहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर शेल्टन बेंजामिन एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि बेंजामिन का पहला मैच कैसा जाता है। बट गाइस बेंजामिन के इस बड़े मैच के अलावा टोनी खान ने यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच अनाउंस कर दिया है, जो मैच यहां पर और किसी का ना होकर बल्कि जे वाइट और क्रिश्चियन केज का है। गाइस यहां पर क्रिश्चियन केज की वजह से जे वाइट के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर फाइनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट क्रिश्चियन केज को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे और वो यहां पर क्रिश्चियन केज से उनका बदला लेने वाले गए। वेल गाइस मैं पर्सनली मानता हूं कि टोनी खान को इस मैच को रैंडम तरीके से बुक ना करके बल्कि थोड़ी बिल्डअप देकर बुक करनी चाहिए थी, क्योंकि ये यहां पर एईडब्ल्यू का एक मनी मेकिंग मैच हो सकता था। और इसीलिए इस मैच को एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर रैंडम तरीके से अनाउंस करना, मैं यहां पर ऐसी बुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। और डेफिनेटली यहां पर मुझे नहीं लगता है कि जे वाइट और क्रिश्चियन का मैच एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे रैंडम डायनामाइट के ऊपर होना चाहिए था। वेल देखना दिलचस्प होगा कि हैंगमैन को बीट करने के बाद क्या जे वाइट वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर क्रिश्चियन केज को नीट एंड क्लियर बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रिस्को ब्रदर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रिस्को ब्रदर आरओएच रेसलिंग के ग्रेटेस्ट टैग टीम है। और गाइस कुछ टाइम पहले जे ब्रिस्को के डेथ होने के बाद अब मार्क ब्रिस्को एईडब्ल्यू के ऊपर काम कर रहे गए। और यहीं इस हफ्ते मार्क ब्रिस्को ने इस चीज को लेकर बड़ा खुलासा किया कि आज से करीबन 11 साल पहले मार्क ब्रिस्को और जे ब्रिस्को ओरिजिनली आरओएच को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाने वाले थे। और एक टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब कंपनी यहां पर वाइट फैमिली फैक्शन को ला रही थी, तो ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को ब्रे वाइट के साथ डेब्यू करने वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ब्रिस्को ब्रदर्स को रीच आउट भी किया था और यहां पर ब्रिस्को ब्रदर और वाइट का डेब्यू फाइनलाइज हो ही रहा था। तभी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को जे ब्रिस्को के कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बारे में पता चला। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को उस ट्वीट के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने यहां पर ब्रिस्को ब्रदर के डेब्यू को कैंसिल कर दिया। और मार्क ब्रिस्को का ये कहना है कि जे ब्रिस्को ने अगर यहां पर कभी वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया ही ना होता तो शायद यहां पर ब्रिस्को ब्रदर वाइट फैमिली को शुरुआत में ही ज्वाइन करने वाले थे और वो यहां पर आज उनके करियर में एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर होते। वेल गाइस ये तो बात थी मार्क ब्रिस्को और जे ब्रिस्को के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल डेब्यू की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद वो करंटली टीएनए के ऊपर काम कर रहे गए। और यहीं इस हफ्ते हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने एईडब्ल्यू में उनके ब्रोकन कैरेक्टर के यूज को लेकर बात की। यहां पर मैट हार्डी के पॉडकास्ट के ऊपर जब यहां पर रेसलिंग फैन ने हार्डी से ये पूछा कि एईडब्ल्यू के अंदर उन्होंने उनके ब्रोकन कैरेक्टर को कभी भी सही से यूज क्यों नहीं किया, तो मैट हार्डी जवाब देकर ये कहते गए कि इनिशियली यहां पर ब्रोकन कैरेक्टर के साथ डेब्यू करने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू में ब्रोकन कैरेक्टर को लेकर कई सारी बड़ी चीजें करना चाहते थे। और मैट हार्डी ये बिलीव करते थे कि उनका ब्रोकन कैरेक्टर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक मनी मेकिंग कैरेक्टर हो सकता था। बट गाइस यहां पर उस कैरेक्टर का एईडब्ल्यू पर ना होने का रीजन और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान थे। और मैट हार्डी ने ये साफ साफ बोला है कि टोनी खान को मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं था। और गाइस क्योंकि टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी को रन करते गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने ये डिसाइड किया कि वो यहां पर ब्रोकन कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और टोनी खान की वजह से एईडब्ल्यू के फैंस को ब्रोकन कैरेक्टर ज्यादा लंबा देखने को नहीं मिला। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान का ब्रोकन कैरेक्टर को रिजेक्ट करना टोनी खान का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के अनदर सुपरस्टार जोई हेनरी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी
सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर TNA उनकी साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू करेगी, जिस पेपर व्यू के मेन इवेंट पर जोई हेनरी उनके करियर के बिगेस्ट टाइटल मैच के अंदर निक नेमिथ को फेस करने वाले गए। और यहीं जोई हेनरी और निक नेमिथ के इस अपकमिंग मैच के अंदर जोई हेनरी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के मेजर चांसेस है, क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि 2025 में जोई हेनरी को TNA रेसलिंग के अंदर मेजर पोस्ट मिलने वाला है। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर जोई हेनरी निक नेमिथ को हराकर TNA के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और इसके बाद ओवरऑल 2025 के अंदर जोई हेनरी हमें यहाँ पर TNA कंपनी को लीड करते हुए दिखाई देंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि TNA अगर यहाँ पर जोई हेनरी को इतना पुश कर भी देती गए तो क्या यहाँ पर जोई हेनरी 2025 के एंडिंग के ऊपर TNA के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रॉयल रहते गए या वो यहाँ पर WWE को ज्वाइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार कीथ ली की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लगभग यहाँ पर 1 साल से AEW के अंदर हमें यहाँ पर कीथ ली देखने को नहीं मिले गए। और लगातार कीथ ली के टीवी से गायब रहने के बाद अब एक बार फिर से कीथ ली के मेडिकल कंडीशन को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि कीथ ली के लंबे टाइम तक इंजरी से बाहर रहने के बाद भी अब भी यहाँ पर दूर दूर तक उनके रिटर्न होने के कोई भी प्लान नहीं गए। और AEW के अंदर कीथ ली के मेडिकल सिचुएशन के अंदर अब भी यहाँ पर कोई खास ज्यादा सुधार नहीं आया है। और AEW के मेडिकल टीम के द्वारा अभी तक कीथ ली को यहाँ पर मेडिकली क्लियर नहीं किया गया है। और जब तक AEW के मेडिकल टीम कीथ ली को क्लियर नहीं करते गए तब तक यहाँ पर कीथ ली के रिटर्न को लेकर AEW के क्रिएटिव के अंदर कोई भी प्लान नहीं बनने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर कीथ ली यहाँ पर कभी उनका रिटर्न करते भी हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार गेब किड की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गेब किड आज के टाइम पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर आर्गुएबली यहाँ पर सबसे बड़े बड़बोले रेसलर है, जो आए दिन उन सोशल मीडिया के ऊपर WWE और AEW के रेसलर्स को मॉक करते रहते गए। और एक बार फिर से इस हफ्ते गेब किड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर गेब किड ने AEW ओरिजिनल MJF को मॉक करने की कोशिश की गई। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ गेब किड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब गेब किड से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर AEW सुपरस्टार MJF के बारे में क्या सोचते गए, और MJF का लगातार ये बोलना कि वो जापानीज रेसलिंग को पसंद नहीं करते गए और उन्हें यहाँ पर अगर कोई $1 बिलियन भी देता है तब भी वो जापानीज कंपनी को नहीं करेंगे, इसके बारे में गेब किड का क्या ओपिनियन है। तो गाइज गेब किड जवाब देकर ये कहते गए कि MJF यहाँ पर कोई रेसलर ना होकर बल्कि एक एक्टर है, और इसीलिए MJF को ये बढ़िया से पता है कि वो यहाँ पर जापानीज रेसलिंग में आकर अगर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। और इसीलिए MJF जापानीज रेसलिंग को लेकर उल्टी सीधी बातें करते गए। और गेब किड का ये कहना है कि भले ही यहाँ पर अमेरिकन रेसलर्स के लिए वेम्बले स्टेडियम में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कम्पीट करना उनके लिए बड़ी बात होगी, बट गाइज यहाँ पर गेब किड ये बिलीव करते गए कि टोक्यो डोम यहाँ पर रेसलिंग हिस्ट्री के मामले में मैडिसन स्क्वायर गार्डन और वेम्बले स्टेडियम दोनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए MJF जैसा फालतू रेसलर टोक्यो डोम में होना भी डिजर्व नहीं करता है। और गेब किड ये मेक श्योर करेंगे कि अगले साल AEW और NJPW जब ज्वाइंट शो करेगी तो AEW और NJPW के रेसल डायनेस्टी शो के ऊपर MJF को जापान के अंदर बिल्कुल भी एंट्री ना मिले। और कुछ इस तरीके से गेब किड के द्वारा एक बार फिर से मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन को इनडायरेक्टली चैलेंज किया गया है। वल देखना दिलचस्प होगा कि गेब किड के केनी ओमेगा को कुछ टाइम पहले कॉल आउट करने के बाद अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि केनी ओमेगा यंग बक्स को टोक्यो डोम में फेस करेंगे, तो क्या यहाँ पर फाइनली गेब किड रेसल डायनेस्टी के ऊपर MJF को फेस करते हैं या नहीं। वल आप यहाँ पर MJF को टोक्यो डोम में देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।